सोचिए फ्रेंड्स, आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और उस पर आपने उनकी इनकम डिक्लेयर की 4,81,340 रुपीज की। लाइफ सही चल रही थी, लेकिन एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है और यह इंफॉर्मेशन एलआईसी की तरफ से आती है। उसमें यह लिखा गया था कि उसी साल असेसी ने 50 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्वेश्चन यहां पे यह राइज होता है कि इनकम तो 4 लाख की है, तो इन्वेस्टमेंट 50 लाख का कैसे हो सकता है? क्या ये मिसमैच कोइंसिडेंस है? क्या ये अनएक्सपेक्टेड इनकम का केस है या फिर कोई लीगल स्ट्रक्चर यूज किया गया है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये मनी किसी दूसरी एंटिटी का है तो टैक्स किसके हाथ लगेगा? इसी सस्पेंस को हम इस जजमेंट के थ्रू समझेंगे। इस जजमेंट का नाम है प्रतिभा सिंह वर्सेस एसीआईटी और ये जजमेंट आईटीएटी चंडीगढ़ ब्रांच का है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझेंगे। इस केस में असेसी का नाम है प्रतिभा सिंह। उन्होंने 2009-10 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और इनकम डिक्लेयर की 4,81,340 में। अब यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है एलआईसी की तरफ से और एलआईसी ये कहता है कि उसी साल असेसी ने 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया गया इनकम से भी ज्यादा थी, तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने रीजन रिकॉर्ड किया और 147 के अंदर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की। प्रॉपर अप्रूवल लिया गया अंडर रिक्वायर्ड लॉ में। असेसी ने रीअसेसमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने इस केस को होल्ड किया कि असेसिंग ऑफिसर के पास यहां पर प्रॉपर रीजन टू बिलीव था, इसलिए ये इनकम एस्केप रीअसेसमेंट है। अब यहां पर असेसमेंट तो वैलिड माना गया, बट यहां पर सबसे मेन सोर्स यह था कि इन्वेस्टमेंट का 50 लाख रुपीस आया कहां से। अब इसी पर असेसी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के टाइम असेसी ने कहा कि 50 लाख रुपीस है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एचएफ का पैसा है, क्योंकि एचएफ के पास एक ऑर्चर्ड लैंड थी जहां से एग्रीकल्चर इनकम जनरेट होती थी। अब ये इनकम एक एलआईसी एजेंट के थ्रू पैसा रोटेट किया गया और पॉलिसी ली गई। उनका बोलना यह था कि इन्वेस्टमेंट एचएफ का है, लेकिन पॉलिसी पर्टिकुलर एंटिटी के नाम पर है। कंसेप्ट लीगली पॉसिबल है क्योंकि एचएफ के अंदर सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बट इनकम टैक्स लॉ यह भी कहता है कि एक्सप्लेनेशन के साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी जरूरी होता है। अब यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा तो काफी इनकंसिस्टेंसी सामने आई। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताया जा रहा था एचएफ और एलआईसी एजेंट के बीच, वो प्रोड्यूस ही नहीं की गई थी, नॉट इवन अ कॉपी, और बैंक ट्रांजैक्शन भी एमओयू से पहले की डेट की थी। तो यहां पर एग्रीमेंट के अंदर डाउटफुल भी आने लग गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एचएफ के पास 50 लाख रुपीस का लिक्विड फंड अवेलेबल था तो उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं था, ना ही एग्रीकल्चर सेल रिकॉर्ड था, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन थे और ना ही कोई फंड फ्लो स्टेटमेंट था। अब यहां पर ट्रिब्यूनल ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड ओन करने का यह मतलब नहीं होता कि आपके पास ह्यूज कैश अवेलेबल है, और अगर पैसा एचएफ का पास था तो उसको फाइनेंशियली ट्रेल होना चाहिए था। अब यहां पर एक और क्रूशियल फैक्टर आता है, एलआईसी पॉलिसी असेसी के नाम पर ही थी, वही लाइफ एश्योर्ड थी और वही बेनिफिशियरी थी। यहां पर ट्रिब्यूनल ने प्रैक्टिकल रीजनिंग दी कि एलआईसी पॉलिसी लेने से पहले प्रपोजल फॉर्म, डिक्लेरेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन इंडिविजुअल करता है, और यहां पर एचएफ तो कोई फिजिकल पर्सन नहीं था, और इसलिए यहां पर प्राइम फेज में इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट ही माना गया जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये फंड एचएफ का है, और ऐसा प्रूफ यहां पर दिया भी नहीं गया था। अब हम यहां पर सेक्शन 69 को समझेंगे। असेसिंग ऑफिसर ने ₹50 लाख इन्वेस्टमेंट को अंडर सेक्शन 69 के अंदर अनएक्सप्लेन्ड इनकम में डाल दिया। सेक्शन 69 कहता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर हो और आपके पास उसका कोई प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो वो आपकी एज अ अनएक्सप्लेन्ड इनकम मानी जाएगी। यहां पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये पूरा बर्डन असेसी पर है, क्योंकि यहां पर असेसी ने पहले ही कह दिया था कि ये इनकम एचएफ के पास है, और अगर ये थी तो उन्हें ये चीज प्रूफ करनी चाहिए थी कि एचएफ ने ये अर्न किया है, ये पैसा जेन्युइनली एचएफ के पास था और ये इन्वेस्टमेंट एचएफ ने ही किया है।
ये उन्होंने पहले नहीं दिया, इसलिए सेक्शन 69 के अंदर ये अप्लाई होता है। इसलिए ये एडिशन भी सब्सटेंटिव बेसिस पर वैलिड है। अब यहां पर असेसी ने आर्ग्यू किया कि अगर आपको एडिशन करना ही है तो प्रोटेक्टिव बेसिस पर करो, क्योंकि एचएफ के केस में भी बहुत ही प्रोसीडिंग्स बाकी हैं। यहां पर ट्रिब्यूनल ने सुप्रीम कोर्ट के केस को रिफर किया और केस का नाम था लालजी हरिदास वर्सेस आईटीओ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रोसीडिंग असेसमेंट तब वैलिड होता है जब असेसिंग ऑफिसर के पास कोई अनसर्टेन हो कि यह इनकम किसकी है, और इस केस में असेसिंग ऑफिसर डाउटफुल नहीं था और यहां पर असेसिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया था और यहां पर असेसी का नाम था और असेसी के पास इस पर कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं था, इसलिए ये सब्सटेंटिवली अवैलिड है। अब यहां पर ट्रिब्यूनल ने कंक्लूड किया और कहा कि असेसी एचजीएफ सोर्स को एस्टेब्लिश नहीं कर सकी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थे, एग्रीकल्चर इनकम के कोई प्रूफ भी नहीं था और यहां पर यह पॉलिसी इंडिविजुअल के नाम पर थी, इसलिए ये 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अंडर 69 के अंदर अपहोल्ड किया गया। यहां पर अपील डिसमिस भी कर दी गई और ये जजमेंट फाइनली रेवेन्यू के फेवर में आया। सो फ्रेंड्स, इस केस से हमें लर्निंग ये मिलती है कि इन द इनकम टैक्स मैटर द डॉक्यूमेंट इज द एवरीथिंग। अगर इन्वेस्टमेंट में आपका नाम है तो आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन होना बहुत ही जरूरी है, प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ ये कह देने से नहीं चलता कि ये इनकम एचजीएफ की है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है तो सेक्शन 69 अप्लाई हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं एक अगले बेस्ट जजमेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।